नमस्कार। औद्योगिक क्रांति पर दूसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे कि क्रांति से पहले यूरोप की क्या स्थिति थी। उसी व्याख्यान में हमने औद्योगिक क्रांति का काल, औद्योगिक क्रांति का अर्थ, इन बातों पर हमने विचार विमर्श किया था। आज हम कर रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड की क्या स्थिति थी, ब्रिटेन जिसको कहते हैं उसकी क्या स्थिति थी। तो विद्यार्थियों, 18वीं शताब्दी के मध्य तक यानी कि 1750 तक ब्रिटेन मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश था। उसकी 77% जनसंख्या 77% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से खेती से अपनी आजीविका चलाती थी। खेती की स्थिति बहुत अधिक संतोषजनक भी नहीं थी। कृषि के जो पुराने परंपरागत तरीके हैं उनसे खेती होती थी। अभी कृषि के अंदर कोई नई तकनीक या वैज्ञानिक खोज और नए प्रकार के बीज, ये कुछ चीज़ों में उनमें अभी प्रोग्रेस नहीं हुआ था। देश की केवल 5% जनसंख्या उद्योगों में लगी हुई थी। लोहा है, इस्पात है, ऊनी और सूती वस्त्र उद्योग है, कोयला उद्योग है तथा अन्य उद्योगों में जो दूसरे उद्योग है वो उस रूप में नहीं थे जिस रूप में बाद में हम देखते हैं। ज़्यादातर उत्पादन कार्य जो कुटीर उद्योग, जो हस्तकार जो हैं दस्तकारी जिसको बोलते हैं, हम जैसे एक कुम्हार जो घड़ा बनाता है, घड़ा वो कुटीर उद्योग में सम्मिलित होता है। तो ये ऐसे कार्य होते थे। कुम्हार है, लोहार है, खाती है, सुनार है, ये सब कुटीर उद्योग। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में लोह से संबंधित जो उद्योग है और समुद्री जहाज का जो उद्योग है उसका निर्माण का, कागज़ की छपाई, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, कागज़ सस्ता आसान, शीशा, तांबा, ये इनसे संबंधित कुछ उद्योग विकसित हो चुके थे। 1750 तक इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में थोड़ा उसका प्रसिद्धि होने लगा। औद्योगिक विकास तथा यातायात के साधनों में प्रगति की गति काफी मंद रही, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार अधिक नहीं हो पाया। इसकी तुलना में आंतरिक व्यापार अधिक था। व्यापार वाणिज्यवादी सिद्धांतों पर आधारित था। 1700 में कुल निर्यात यानी जो वस्तुएं बाहर भेजी जाती हैं, यानी कि जो बेची जाती हैं, वो 70 लाख पाउंड था, जो 1760 में बढ़कर यानी कि 60 सालों में 145 पाउंड हो गया था। परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अब इंग्लैंड का व्यापार यूरोपीय देशों के साथ कम होता जा रहा था और उपनिवेशों के साथ बढ़ता जा रहा था। जैसे भारत भी उसका एक उपनिवेश था। औद्योगिक व्यापार में वृद्धि से जहाजरानी उद्योग को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला। औपनिवेशिक व्यापार, उपनिवेशों के साथ में जो व्यापार था उसमें वृद्धि के कारण जहाजरानी उद्योग को एक बड़ा बूस्ट मिला, जबरदस्त प्रोत्साहन मिला। 18वीं सदी के अंत तक माफ करना, 18वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड में यातायात के साधन अत्यंत जो अविकसित थे, सड़कों की स्थिति जो खराब थी, स्थल यातायात काफी खर्चीला था, धीमा और खतरे से परिपूर्ण था, वो अब उसमें सुधार होने लगा।
1660 से 1760 के मध्य यानी 100 सालों में जलमार्ग के जो रास्ते थे, जल के जो नदियां थीं, उनको गहरा किया गया, नहरों का निर्माण किया गया, थोड़ा सुधार यातायात के अंदर जो है वहाँ होता है। 1696 के आसपास इंग्लैंड की आबादी लगभग 55 लाख थी। 1760 में यह बढ़कर 90 लाख हो गई। देश की लगभग जो 70% जनसंख्या है वो गांवों में थी और 30% संख्या शहरों में थी, परंतु यह अनुपात अब उल्टा होने लगा। शहरों की आबादी 80% हो गई विद्यार्थियों और गांवों में केवल 20% लोग रह गए। समाज में दो वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग की प्रधानता थी। उत्पादन की घरेलू पद्धति होने के कारण जो उत्पादन को लगाने वाला और उसके यहाँ काम करने वाला, नियोजक और नियोजित दोनों के संबंध अच्छे थे। मजदूरों का शोषण भी नहीं होता था, इसलिए वर्ग संघर्ष जन्म नहीं हो पाया। तो ये इंग्लैंड में जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे सुधर रही थी। पहले जो यातायात के साधन थे उनके अंदर भी सुधार आ रहा था, और जो माहौल था एक समाज के अंदर, जो माहौल होना चाहिए जिसको कहते हैं क्लास स्ट्रगल, वो वर्ग संघर्ष भी इंग्लैंड में नहीं था। तो इंग्लैंड में काफ़ी कुछ उद्योगों के विकास के लिए हमें एक अनुकूल माहौल दिखाई देता है। वहाँ हमें इसके लिए एक जो वातावरण है वो ठीक ठाक दिखाई देता है, और इसीलिए एक प्रश्न पर उठता है इतिहास में कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई। यूरोप में तो बहुत सारे देश हैं, बिल्कुल पड़ोस में फ्रांस है, वहाँ नहीं हो रहा। और बहुत से नामी देश थे, इटली जहाँ कभी रोमन सभ्यता रही, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति नहीं हो रही, जर्मनी में नहीं हो रही, ऑस्ट्रिया में नहीं हो रही, लेकिन इंग्लैंड में ही क्यों हो रही है। ये तो हमने अभी पढ़ा कि इंग्लैंड की कुछ स्थितियाँ कुछ अनुकूल हो रही थीं, लेकिन क्या ये स्थितियाँ इतनी अनुकूल हो गईं कि इतना बूस्ट मिल गया कि एक इतना बड़ा परिवर्तन आ सके एक देश के अंदर। ये एक इस पे कभी कभी एक बात होती है। और इसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं, किसी भी देश में औद्योगिक क्रांति के लिए कुछ जो बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें प्राकृतिक संसाधन उसके पास होने चाहिए, अपनी पूंजी होनी चाहिए, अपने टेक्नीशियंस होने चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, आपके पास में टेक्निक होनी चाहिए, आपके पास में मार्केट होना चाहिए जहां आप सामान को बेच सको, आपके पास में औद्योगिक प्रभुत्व यानी कि वो फ्री हैंड, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो स्टेट का, और यूँ कहे कि स्टेट का फेवर होना चाहिए, राजनीतिक शांति होनी चाहिए। यदि राजनीतिक उथल पुथल चलती है, वहाँ पर सत्ता को लेकर के झगड़े, प्रदर्शन, जाम, जो हमारे देश में अक्सर जाम लगते रहते हैं, कभी ट्रेन रोक ली, कभी सड़क रोक ली, संपत्ति को आग लगाना, ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। और समाज का एक जो सहयोग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में यदि हम बात कर रहे हैं उसके लिए भी। संयोगवश इंग्लैंड में ये सब जो लक्षण हैं वो वहाँ हमें उपस्थित मिलते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ के लोगों में वाणिज्यवादी दृष्टिकोण, आविष्कारों के प्रति रुचि और समृद्धि के लिए लगन भी मौजूद थी। इंग्लैंड के मुकाबले हॉलैंड में भी औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक परिस्थितियां विद्यमान थी, और वो एक समृद्ध देश था, परंतु उसके पास लोहा और कोयला नहीं था। लोहा और कोयला। इसके अलावा 18वीं सदी के पूर्व हॉलैंड ने यूरोपीय देशों में भाग लेकर अपने आप को काफी नुकसान पहुंचा लिया था। जहां तक उद्योग एवं व्यापार का सवाल है, फ्रांस इंग्लैंड से काफी आगे था। इंग्लैंड के मुकाबले में उसके पास में पॉपुलेशन भी अधिक था, उसके पास में प्राकृतिक संसाधनों की कमी भी नहीं थी, परंतु वाणिज्यवादी दृष्टिकोण एवं लगन, एक जो लगन होनी चाहिए उसका अभाव, वहाँ औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से पहले नहीं हो पाई, इंग्लैंड में उससे पहले होती है।
यदि हम इंग्लैंड के ऊपर केंद्रित हो जाएं, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, तो इंग्लैंड की एक तो भौगोलिक स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण एक तरफ तो यह शेष संसार से पृथक है, यानी कि चारों ओर पानी है। दूसरी तरफ संसार के निकट भी है, के निकट संपर्क भी है। इंग्लैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए वह बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित है, कोई उस पर हमला नहीं कर सकता। संसार के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने से कि जो भी जलमार्ग हैं, उन जलमार्ग के रास्ते में इंग्लैंड है, तो वो विदेशी व्यापार में उसको काफ़ी सफलता मिली। इंग्लैंड का जो जलवायु है, स्वास्थ्यप्रद वातावरण ने यहाँ के लोगों को कठिन परिश्रमी तथा बौद्धिक विकास के लिए एक अच्छा माहौल प्रदान किया। इंग्लैंड का समुद्र तट न केवल 7,000 मील लंबा है, अपितु कटा फटा है, और इतना कटा फटा है कि सुरक्षित खाड़ियों और उत्तम बंदरगाह का एक नेचुरल ढंग से वहाँ पे निर्माण हो जाता है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म सामुद्रिक धारा के कारण इंग्लैंड का पूर्वी किनारा हमेशा के लिए खुला रहता है। प्रकृति की कृपा से इंग्लैंड में कोयला, लोहा, जल शक्ति के जो हैं स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। लोहा और कोयले के साथ साथ और पास पास मिलने से लोहे एवं इस्पात के विकास में महत्वपूर्ण वहाँ पर एक योगदान रहा। कच्चे माल की पूर्ति के लिए इंग्लैंड के पास में उपनिवेशों की कमी नहीं थी, यानी इंग्लैंड ने दुनिया के बहुत से भागों पर स्थान कर रखा था, अपना अधिकार कर रखा था, और अपने उपनिवेश बना रखे थे। जैसे भारत उपनिवेश था, अमेरिका इनका उपनिवेश था, अफ्रीका में इनके उपनिवेश थे, तो वहाँ पर इनको कच्चा माल लेने में सुविधा थी। जैसे भारत से ये कपास लेके जाते, रुई लेके जाते, और अपनी फैक्ट्री में रुई से कपड़ा तैयार करके वापस भारत बेच देते। तो कच्चा माल भी मिल रहा था और बाजार भी इसको मिल रहा था। तो इससे इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक परिस्थितियों ने औद्योगिक क्रांति, वहाँ जो औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ, वहाँ पर उसका विकास हुआ, वो अपने यौवन पर पहुँची, उसमें प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा योगदान रहा। हम विद्यार्थियों बात करें आर्थिक कारणों की। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण हो चुका था। लोहा, ऊन और जहाज निर्माण उद्योग विकसित अवस्था में लगभग पहुंच चुके थे। विदेशी व्यापार से अधिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से संयुक्त पूंजीवादी कंपनियों तथा बैंकिंग व्यवसाय का भी विकास हो चुका था। इंग्लैंड के लोगों में नए आविष्कारों के प्रति भी रुचि थी। चूंकि इंग्लैंड में जो लेबर है उसका अभाव था, अतः बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिकाधिक यंत्रों का, मशीनों के प्रयोग तथा नए नए इन्वेंशन आविष्कारों को प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त पूंजी होना आवश्यक होता है। 16वीं सदी के शुरू से ही इंग्लैंड के लोग सामुद्रिक लूटमार, जो समुद्र के डाकू होते हैं, दास व्यापार, विदेशी व्यापार वाणिज्य से काफ़ी धनी इंग्लैंड के लोग जो है वो बन गए थे, और कारखानों में धन लगाने के लिए उनके पास में पूंजी की कमी नहीं थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के नेतृत्व में इंग्लैंड की बैंकिंग जो सिस्टम है ने भी पूंजी संचय और विनियोग को संभव बनाया, लोगों को लोन दिया, लोगों को व्यवसाय करने के लिए उन्होंने पूंजी उपलब्ध करवाई। वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में विशेष भूमिका अदा की। 1760 ईस्वी तक इंग्लैंड के विदेशी व्यापार का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो चुका था। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए बहुत से उपनिवेश थे और तैयार माल के लिए बाजार था। स्थानीय करों से मुक्त होने के कारण इंग्लैंड का आंतरिक व्यापार भी बढ़ता जा रहा था, और इंग्लैंड का जो नेवी है, उसकी जो समुद्री सेना है, वो दुनिया भर में अजेय थी।
उसको कोई पराजित नहीं कर सकता था। उसके व्यापारियों का विश्वास था कि इस शक्ति द्वारा उनके व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा रहती है। इसके साथ साथ सड़कों, नहरों, नदियों में जल यातायात का विकास होने से न केवल आंतरिक व्यापार में वृद्धि हुई, बल्कि श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि हुई। कारखानों में निर्मित माल को समुद्र तट तक भिजवाने और वहाँ से विदेशों से आए कच्चे माल को कारखानों तक पहुँचाने में भी बड़ी सुविधा मिली। इंग्लैंड में मजदूरों की भी कमी नहीं थी, परंतु कुशल एवं योग्य श्रमिकों ने मजदूरों की कमी थी। एक जो अनस्किल्ड लेबर होती है उसकी कमी थी, परंतु जो स्किल्ड है, जो कुशल है और योग्य श्रमिकों ने इस कमी को पूरा करने में काफ़ी सहयोग दिया। यूरोप के अधिकांश देशों में आंतरिक शांति का अभाव था, इसलिए वहाँ के बहुत से कुशल और अनुभवी जो श्रमिक है वो भागकर इंग्लैंड आ गए, क्योंकि यहाँ पर उनका एक अच्छा फ्यूचर था और इससे इंग्लैंड को भी लाभ हुआ। इंग्लैंड के लोगों में भी विस्तृत व्यापार के संगठन की दक्षता एवं बड़े पैमाने पर उत्पादन की कुशलता भी थी। इसके कारण वे समस्त संसार के साथ व्यापारिक संपर्क करने में समर्थ रहे। उनकी इसी कुशलता ने औद्योगिक क्रांति का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया। अब विद्यार्थियों, यदि हम बात करें राजनीतिक कारण की, इंग्लैंड में राजनीतिक स्थायित्व, शांति एवं व्यवस्था ने भी औद्योगिक क्रांति के जो विकास में सहयोग प्रदान किया। 1688 की महान क्रांति के बाद इंग्लैंड में जिन सुदृढ़ सिद्धांतों पर इंग्लैंड के संविधान को आधारित किया गया, उससे आंतरिक शांति बनी रही और इंग्लैंड का जो आंतरिक शांति के साथ साथ यूरोप के जो अन्य देश थे उनमें गृह युद्ध चल रहे थे, बाह्य आक्रमण से आतंकित थे, लेकिन इंग्लैंड में सब कुछ ठीक ठाक जो है वो चल रहा था। और जो राजनीतिक जो संरक्षण है वो किसी भी कार्य को आगे बढ़ने में बहुत मदद प्रदान करता है, वो बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होता है। तो ये जो स्वतंत्रता थी, वहाँ पर व्यापारियों को स्वतंत्रता थी, उनको वहाँ पर संरक्षण था, ये सब चीज़ें इंग्लैंड के लोगों को पे कर रही थी। इंग्लैंड में उदार सामाजिक और धार्मिक माहौल जो था, वातावरण था, वो भी औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल था। मध्य युग की जड़ता और कट्टरता लगभग समाप्त हो चुकी थी। लोगों में शिक्षा का प्रसार हो चुका था। वहाँ के लोग आर्थिक समृद्धि के लिए विकासशील दृष्टिकोण अपना चुके थे। इंग्लैंड के लोगों में नए आविष्कारों और नई उत्पादन पद्धतियों को अपनाने में विशेष रुचि थी और ये जो जनसहयोग था ये बहुत महत्वपूर्ण था। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात ऐसी परिस्थितियों में होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। इस संबंध में हेमंड नामक इतिहासकार लिखता है कि इन महत्वपूर्ण आविष्कारों के प्रारंभ होने के पूर्व इंग्लैंड में वाणिज्य के अनुकूल सरकार, मुक्त आंतरिक व्यापार, समृद्ध एवं विकासशील वस्त्र उद्योग, जिसका निर्मित माल पूरे यूरोप को बेचा जाता था, निर्यात किया जाता था, जिसके विस्तृत व्यापार संबंध थे, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां थीं और उन्नत बैंकिंग व्यवस्था थी। इन सब के सामूहिक परिणाम से ही इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। कुल मिला के विद्यार्थियों, आप यह समझ सकते हैं कि इंग्लैंड में वे सारी परिस्थितियां, इंग्लैंड में वो समस्त बिंदु उपस्थित थे जो औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक थे। फिर वो चाहे वहाँ की सरकार, जो भी वहाँ राजनीतिक
शक्ति है उसका संरक्षण हो, उसके द्वारा लोगों को फ्री हैंड छोड़ दिया हो। उनकी राजनीतिक जो नीतियां हैं वो इसके अनुकूल थी। बैंकिंग सिस्टम आ गया था, इंश्योरेंस सिस्टम वहाँ पर आ गया था, यातायात के साधन, संचार के साधन वहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, लोग वहाँ पर बड़े लगनशील थे, उद्यमशील थे, शिक्षा वहाँ पर आ चुकी थी, समाज का माहौल विद्यार्थियों वहाँ का अच्छा था। तो कुल मिलाकर के इंग्लैंड में तमाम प्रकार की वो बातें जिसमें प्राकृतिक संसाधन भी है, लोहा है और कोयला है, उसके बंदरगाह हैं, उसकी अजय नेवी है जो समुद्री सेना है, ये सब एक ऐसा वहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिसके ऊपर औद्योगिक क्रांति का जन्म होता है, उसका विकास होता है और फिर वहाँ से आगे दुनिया के दूसरे भागों में फैलती है। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।